हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास की बहुत ही प्रसिद्ध और पूरे देश को हिला देने वाली घटना है, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे विद्रोह के कारण क्या थे, विद्रोह के बाद क्या क्या प्रभाव हुए हैं, इसका आरंभ कैसे हुआ था, इसके प्रमुख घटनाक्रम क्या है। तो आप सभी को ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक या दो बार इस वीडियो को आराम से देखिएगा, उसके बाद आपको ये खुद ही याद हो जाएगा। और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1757 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ये सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने की नीति अपना ली थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपता रहा, जिसका परिणाम हमें लगभग 100 वर्षों के बाद 1857 के विद्रोह के रूप में देखने को मिला। इसके और भी नाम हैं: भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और ये 1857 के विद्रोह और भी कई नामों से जाना जाता है। 1857 की महान क्रांति के कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं। उस समय में, जिस समय 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी क्वेश्चन बनाती है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यह विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। और उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। अब देखते हैं 1857 का जो विद्रोह है उसके कारण क्या थे। तो इसको कई भागों में इसके कई कारण थे, तो सबसे पहले देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था जब एनफील्ड नामक राइफल जो थी पेश की गई थी, इससे सैनिकों में क्या था? आक्रोश था। तो इसका कारण क्या था कि पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलना पड़ता था, जिसके बाद अफवाह क्या फैली कि कारतूस जो है इसके, ये गाय और सुअर की चर्बी से सना हुआ था, क्योंकि मुसलमानों में सुअर वर्जित है और हिंदू धर्म में गाय पवित्र है। तो सैनिकों ने इस कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। इसके बाद आता है प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के साथ साथ अपर्याप्त भी था। भारतीयों के रोजगार के संबंध में सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद भी उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। राजनीतिक कारण, 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको हिंदी में हड़प नीति या चूक की नीति या व्यपगत की नीति भी कहा जाता है, इसको लागू किया गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति है, ये क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत शासकों के दत्तक बच्चों को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया गया था और उनके उत्तराधिकार का अधिकार उनके द्वारा तय किया गया था। इसमें क्या था कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके कोई संतान नहीं होती थी, तो वो गोद लेके किसी भी बच्चे को वो अपना शासक बना देते थे, उनको शासन दे देते थे। लेकिन इन्होंने ये नीति शुरू करी, इसके अंतर्गत किसी और को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे और उनका जो शासन होता था, उनका जो पूरा राज्य होता था, उसको ये खुद हड़प लेते थे। तो इसलिए इसको हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत डलहौजी ने सातारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का अधिग्रहण कर लिया था, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था, क्योंकि वहां पर कोई शासन करने के लिए उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने सहायक संधि प्रणाली और प्रभावी नियंत्रण जैसी आक्रामक नीतियों की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे शासकों के मन में असंतोष पैदा हो गया। मुगल शासक फकीरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि राजकुमार को उत्तराधिकार में मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों को त्याग देना चाहिए।
इसने भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को प्रभावित किया। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा जो थे उनका उन्मूलन हो गया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन हो गया, आदि को समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। धार्मिक निष्पक्षता अधिनियम लाकर उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बदलने का प्रयास किया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इस विद्रोह का। इसके अलावा मूर्ति पूजा की निंदा की, हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया और अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ थे ये। तो ये हो गए सामाजिक और धार्मिक कारण। अब आते हैं सैन्य कारण। भारतीय सिपाहियों को किसी भी जाति या संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार रंगरूटों को कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर बीफ और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया था। इसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया गया है। अब आता है 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम क्या था। 1857 के विद्रोह की योजना किसने की? बिठूर में नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने तैयार की ये योजना। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1857 का क्रांति के लिए दिन निश्चित किया गया था। उनकी योजना के अनुसार जो 31 मई 1857 का दिन था वो क्रांति के लिए निश्चित किया गया था और इस क्रांति के लिए जो प्रतीक चुना गया था उसको कमल और रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही जो मंगल पांडे थे उन्होंने 29 मार्च को 1857 को चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने दो अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना करके सशस्त्र विद्रोह किया गया और इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। कब? 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ के सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह जो था वहां का बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता बना दिया तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उस टाइम पर कौन था? बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली में जो है इसने नेतृत्व किया। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर आदि सभी जगह फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व किया था। इस दौरान तात्या टोपे जो थे इन्होंने नाना साहब की बहुत मदद की थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यूरोज ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कहां पर किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये भी ध्यान से पढ़िएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और ग्वालियर में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था। पंजाब प्रांत तथा लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था, वहां पर ये नहीं पहुंचा था। इस विद्रोह में बंगाल के जो जमींदार थे उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। भारत के शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग जो थे वो भी इस विद्रोह में नहीं शामिल हुए थे, उन्होंने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो पूछी जाती हैं उन पर क्या क्या हुआ था। 2 फरवरी 1857 बरहामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और विद्रोह कर दिया, जल्द ही उन्हें भंग कर दिया गया। अब आता है 8 अप्रैल 1857 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर पर फायरिंग के लिए मार डाला गया था और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया था। 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह भड़क उठा था। 11 से 30 मई 1857 बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य स्टेशनों में विद्रोह शुरू हो गया था। कब? 11 से 30 मई के बीच।
जून 1857 में ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, भरतपुर आदि में प्रकोप हुआ इस विद्रोह का। जुलाई अगस्त 1857 में इंदौर, महू, नेरबुड्डा जिलों और पंजाब के कुछ स्थानों में विद्रोह हुआ। सितंबर 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा किया गया। नवंबर 1857 में कानपुर के बाहर विद्रोहियों ने जनरल विद्धम को पराजित कर दिया। दिसंबर 1857 में कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैंपबेल ने जीता था। मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अप्रैल 1858 में रानी लक्ष्मीबाई से लड़कर झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। कब? अप्रैल 1858 में। मई 1858 में बरेली, कालपी और जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जुलाई से दिसंबर 1858 से धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश सत्ता पुनः स्थापित हो गई। तो यानी कि 2 फरवरी 1857 से शुरू होकर जुलाई से दिसंबर 1858 तक ये विद्रोह चला था। अब आता है विद्रोह के केंद्र और दमन। विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे? मुख्य जो थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैजाबाद, झांसी। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान ने। और विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? लेफ्टिनेंट बिलोबी, जॉन निकोलस और लेफ्टिनेंट हंटसन। कानपुर में नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। और विद्रोही कौन थे? सर ह्यूग व्हीलर और सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। और विद्रोह को दबाने वाले जनरल कौन थे? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउट्रॉम और सर कॉलिन कैंपबेल। बरेली में खान बहादुरी और जेम्स आउट्रॉम। और बिहार में कुंवर सिंह और सर कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद में जो नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह। और उनकी तरफ से विद्रोह को दबाने वाले जनरल कौन थे? ब्रिटिश जो थे सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और सर ह्यू रोज जो थे वो वहां ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया। अब देखते हैं इस विद्रोह के असफलता के कारण क्या रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो इस विद्रोह की कोई एक सुनियोजित योजना नहीं थी, अतः यह दिशाहीन हो गया। इसकी कोई एक सुनियोजित योजना नहीं बनाई गई थी। सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे इनके पास। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही कुछ बेहतर नेतृत्व थे, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत से थे। निकोलस आउट्रम, हेवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को जाकर दी थी। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। देशी शासक विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अब आता है विद्रोह का प्रभाव क्या क्या हुआ। इसके बाद भारत में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया इस विद्रोह के पश्चात। और ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। फिर भारत का शासन किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश शासन के हाथों में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नामक दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया था। और इनके स्थान पर एक भारत सचिव तथा उसकी 15 सदस्य इंडिया काउंसिल स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत शासन अधिनियम भी पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल की जगह भारत का वायसराय हो गया था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया था। विद्रोह के पश्चात एक रॉयल आयोग का गठन भी किया गया था। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए। 1857 का विद्रोह, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ लड़ा, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि बाद में विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। तो प्लीज आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।